हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं राज सर। जैसा कि हमने क्या करा था अभी तक कि मैथ और साइंस की वीडियो स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला था आपको इंट्रोडक्शन में, और मैंने उसको किया भी। सबसे पहले मैंने क्लास 9th का वीडियो स्टार्ट किया था इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। फिर मैंने क्लास 10th की वीडियो बनाई जो आपने देखा होगा। अब उसके जब मैंने उसको अपलोड किया तो उसमें बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि सर हिंदी मीडियम के लिए भी बनाइए, क्लास 9th की हिंदी मीडियम के लिए बनाइए, क्लास 10th की हिंदी मीडियम के लिए बनाइए। तो हमने क्या किया है, अब क्लास 9th का हमने स्टार्ट किया है कि अब हिंदी मीडियम में भी हम क्या करें, एक वीडियो को अपलोड करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। कैसे आपको पाना है, आप मेरे चैनल पे जाइएगा। हर एक वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। जैसे क्लास 9th हिंदी मीडियम, उसकी अलग वीडियो प्लेलिस्ट बनी है। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, उसकी अलग है। क्लास 9th की इंग्लिश मीडियम, उसकी अलग है। तो हर एक चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप वहां जाके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे हिंदी मीडियम की वीडियो चल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंग्लिश मीडियम की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर क्या था, पहला ही चैप्टर था क्लास 9 का, हमारे आसपास के पदार्थ। कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ है तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, पदार्थ, कि ये पदार्थ क्या है। तो पृथ्वी पे जितनी भी चीजें पाई जाती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, आसमान, तारे, आकाश, जमीन, पृथ्वी, ये छोटा सा ये मार्कर, मैं, हर चीज क्या है, पदार्थ से मिलके बना है। ठीक है, हमारे जो पहले के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा था कि जो पदार्थ है वो इन पांचों चीज से मिलके बनी है, हवा, पानी, जल, आकाश और आग। ठीक है, संस्कृत में भी इसको बोला जाता है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन पांचों से बना शरीर है। तो जो हमारा शरीर है वो भी इन्हीं पांचों चीज से मिलके बना है। ठीक है, तो हर एक चीज क्या होती है जो पृथ्वी पर पाई जाती है वो क्या है, हमारा पदार्थ है। ठीक है, लेकिन जब उस पर और रिसर्च चली और खोज चला गया तो बाद में कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि पदार्थ क्या कहेंगे हम, किस चीज को पदार्थ कहेंगे, हर एक चीज जिसका क्या हो, कुछ न कुछ आयतन हो। ठीक है, और जो कुछ न कुछ स्थान घेरे। ठीक है, जो स्थान घेरे और जो आयतन, जिसका कुछ न कुछ मास हो या आयतन हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा मार्कर है, ये अब इस मार्कर को हम यहाँ रख रहे हैं तो ये इतना जगह घेर रहे है ना, तो ये क्या होगा, पदार्थ कहलाएगा। अब ये हो गया कि ठीक है भैया ये सारी चीजें पदार्थ है। छोटी भी कोई भी चीज छोटी ले लो, सब कुछ, हर एक चीज को रखेंगे। चीनी के टुकड़े को भी अगर हम रखते हैं तो वो भी क्या करेगा, उतना जगह घेरेगा। ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, तो वो भी हमारा पदार्थ होगा। फिर क्वेश्चन आता है भैया पदार्थ क्या नहीं है। तो ऐसी चीजें जो स्पेस ना घेरे, जिनका कोई वॉल्यूम ना हो, आयतन ना हो, तो वो हमारे क्या होंगे, पदार्थ नहीं है। जैसे हमारा दुख, हमारा सुख, ये सब चीज हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। इसका कोई वजन नहीं होता, या कोई स्थान नहीं घेरता, तो ये हमारा पदार्थ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पदार्थ। अब पदार्थ के आकार कितना बड़ा होता है, जो पदार्थ है, पदार्थ का जो छोटा सा कण होगा उसका आकार कितना होता है, तो उसका आकार इतना छोटा होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब इसको कैसे समझोगे आप, जैसे आप देखो डिटॉल पानी ले लो, आप डिटॉल का 1 चम्मच डिटॉल का 1 बाल्टी पानी में डालते हो आप, तो क्या होता है, पूरे बाल्टी में पानी की महक आ जाती है। अब उसमें से 1 जग पानी निकाल के दूसरे में रख दो, उसमें भी डिटॉल की महक आएगी। उसमें से और निकाल के रख दो, कितना भी थोड़ा पानी आप रख लो, तो जो लास्ट का पानी होगा उसमें भी क्या होगा, डिटॉल का महक आएगी हमें, है ना। यानी पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं उसके, जो उसमें क्या होते हैं, पदार्थ की साइज को हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितनी छोटी होती है। ठीक है, तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा छोटी होती है। अब उसके आगे आता है पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण क्या है। अभिलाक्षणिक गुण मतलब उनमें क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या चीजें पाई जाती है कि जो अगर छोटा सा पदार्थ का कण है उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। 3 विशेषताएं यहाँ पे दी गई है। पहला कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होता है। दूसरा है उनमें एक दूसरे में आकर्षित करने की क्षमता होती है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तीसरा क्या है, वो निरंतर गतिशील रहते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा गति करते रहते हैं। अब इनको डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको पढ़ना है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, साइंस को रटना बिल्कुल नहीं है। क्या क्या करना है आपको, रटना छोड़ना है। दूसरी चीज आपको अपने दिमाग में इमेज बनाना है। और तीसरा क्या करना है, आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से ज्वाइन करके समझना है। ठीक है, तो जितना भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं सबको ज्वाइन कर दोगे आप, तो आपको क्या होगा, हर एक चीज एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जैसा यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच, अब इसको हमें रटना पड़ेगा। रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, नहीं रटना है। आप देखते हो 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाला और मिक्स कर दिया,
कुछ देर बाद चीनी क्या होती है, गायब हो जाती है। तो चीनी कहाँ गई, वो चीनी उन्हीं पानी के बीच में क्या हो गया, मिक्स हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाला तो पूरा पानी भर जाए, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन जो चीनी है वो पूरा पानी में मिक्स हो गया, यानी पानी के कणों के बीच क्या है, खाली जगह है। तो जो चीनी के कण है उसी खाली जगह में क्या होते हैं, वो समा जाते हैं। ऐसे चीनी पानी का एग्जाम्पल है। ऐसे हमारा नमक पानी का है, पानी में नमक मिलाएंगे तब वो भी यही चीज है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो जैसे हम बहुत सारा गेम खेलते हैं, रस्सा कस्सी वाला गेम खेलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं बहुत तेज से, है ना, कि वो हमें खींचता है, हम उसे खींचते हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत ही तेज खींचते हैं। ऐसे ही होता है हमारे पदार्थ के कणों के बीच। जो एक चौक है, चौक के टुकड़े को ले लो आप, जब तोड़ोगे उसको देखोगे उसका जो सबसे छोटा कण है, बहुत छोटे छोटे कण होंगे। अब ऐसे ही उसको अगर हमने चूर कर दिया तो वो पाउडर बन जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं को हमने क्या किया, पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स कर दिया तो वो क्या होगा, एक चौक बन जाएगा। यानी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बहुत तेज पकड़ लेंगे, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। तीसरा आता है हमारा निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील का बहुत सारा उदाहरण आप देख सकते हो। आपने अगरबत्ती जलाया, कुछ देर बाद क्या होता है, उसकी धुआं बाहर तक पहुंच गई। हमने यहाँ पे सेंट मारा, कुछ देर बाद बाहर जो खड़ा है बालकनी में उसको बंदों को भी क्या हो जाता है, महक आ जाती है कि आपने परफ्यूम लगाया। और सिंपल एग्जांपल देखो, मम्मी ने घर में खाना पकाया, तो आप कमरे में बैठे होते हो तब भी आपको पता चल जाता है कि मम्मी ने क्या पकाया, आज मटर पनीर बनी है, क्या बना है, कुछ स्पेशल बना है, सब आपको महक आ जाती है ना। कैसे आती है, उसके जो कण है वो गति कर रहे होंगे तभी तो आपको पता चला। अगर कण गति ही ना करे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपके पास महक आई, है ना। तो यानी उसके जो कण है वो क्या करते हैं, निरंतर गतिशील करते रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है निरंतर गतिशील तो करते रहते, लेकिन किसकी वजह से गतिशील करते रहते। तो ये एक हमारा आता है, इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, इसे कहते हैं हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, जब आपका रसायन विज्ञान का क्षेत्र आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर में कि गतिज ऊर्जा क्या है। बस अभी आपको इतना सा ध्यान देना है कि गतिज ऊर्जा, गति से ही नाम है कि गति मतलब चलना, तो चलने में सहायक करने वाली जो ऊर्जा है वो क्या है, गतिज ऊर्जा है। और यही गतिज ऊर्जा की वजह से ही क्या है, जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनके अभिलक्षणिक गुण हो गए पदार्थ के कणों का। अब हम यहाँ देख रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं, कि कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो देखिए नॉर्मल जो अभी आपके चैप्टर में क्लास 9th स्टैंडर्ड का, वो 3 ही अवस्थाएं दी गई है, ठोस, द्रव और गैस दी गई है, ठीक है। लेकिन दो आज के जो वैज्ञानिक है, आधुनिक वैज्ञानिक है, उन्होंने 2 और अवस्थाओं को खोज निकाला है। एक है हमारा प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंस, ठीक है, जिसे हम BEC कहते हैं। ये आपके में बहुत ही थोड़ा सा इनके बारे में डिफाइन किया गया, बताया गया है। बाकी इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से चैप्टर में बताया गया। तो इन तीनों के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे और इनको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है ठोस। तो ठोस क्या है, ये देखो मार्कर, ये मार्कर हमारा क्या है, इसकी साइज फिक्स है ना, इसका जो आकार है वो हमारा फिक्स है ना, एकदम बराबर है। अब ऐसा है नहीं कि इसको हम दबा दिए तो ये बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो जो ठोस होते हैं, ठोस का क्या होता है, आकृति निश्चित होती है, इनका आकार निश्चित होता है, ठीक है। और इनका जो मास है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, कि अगर ये 10 ग्राम का है तो 10 ही ग्राम का रहेगा, ऐसा नहीं है कि 12 या 15 ग्राम का हो जाए, है ना। तो निश्चित आकार होती है, निश्चित सीमा होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे तोड़ देता हूँ तब भी तो ये मार्कर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और बन जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, दृढ़ कहलाता है ये, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी निश्चित आयतन है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें नगण्य संपीड़न होता है। नगण्य संपीड़न मतलब कंप्रेसिबिलिटी, मतलब संपीड़न मतलब होता है दबाना, दबाव का कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये मार्कर है, ठोस है, दबा रहा हूँ, कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है ना। तो इसलिए इस ठोस में क्या होता है, नगण्य संपीड़न होता है, ठीक है। लास्ट आता है अंतरा अणुक बल अधिक होता है। अंतरा अणुक बल क्या है, अंतरा अणुक बल का मतलब है कि एक दूसरे को खींचने की क्षमता, एक दूसरे को खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि एक कण है, पदार्थ के कण, इनके बीच में देखो रिक्त स्थान बहुत ही कम है ना। तो इसी को, रिक्त स्थान को ही हम कहते हैं अंतरा अणुक बल। तो ठोस में अंतरा अणुक बल बहुत ही कम होता है। अब ठोस के बाद आता, ये हो गया हमारा ठोस का पार्ट। अब दूसरा आता है द्रव। तो द्रव क्या है, द्रव का आकार कोई निश्चित होता है क्या, पानी, पानी ले लो, सिंपल से उदाहरण है ना। बाल्टी में रखा, बाल्टी के शेप का, और ग्लास में रखा, ग्लास के शेप का, जिस चीज में रखेंगे हम उसी के शेप का हो जाएगा वो। तो उसका आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित आकार है।
लेकिन उसका आयतन फिक्स होता है। किसका? पानी का। अब हमने 1 लीटर पानी लिया है, अब 1 लीटर पानी को हम थाली में डालेंगे तो थाली के आकार का होगा, लेकिन 1 लीटर पानी तो 1 ही लीटर रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि आधा लीटर हो जाए या 1.5 लीटर हो जाए, है ना। तो जो आयतन है, आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। और ठोस से अधिक संपीड़न होता है, यानी ठोस में तो बिल्कुल संपीड़न नहीं है, लेकिन पानी में क्या होता है? संपीड़न होता है, यानी अगर हम दबाएंगे उसको तो वो क्या होगा? ठोस से थोड़ा सा अधिक दबेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दबे। अब फिर उसके बाद अंतराणुक बल क्या है? ठोस से थोड़ा सा कम होता है, कि इसमें बिल्कुल नहीं था अंतराणुक बल, लेकिन इसके कर देखो थोड़े थोड़े दूर दूर है, तो इसमें क्या है? अंतराणुक बल इनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यही अंतराणुक बल के कारण ही क्या करते हैं, जब हम पानी को फ्लर्स में गिराते हैं, फर्श में, तो वो क्या होता है? पानी बहने लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है, और इसको जैसे हमने यहाँ पे इसको ठोस को दृढ़ कहा था, ऐसे ही हमारा द्रव क्या होता है? तरल होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा द्रव का पार्ट। अब तीसरा पार्ट है हमारा गैस। गैस का पार्ट देखो क्या है? कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई आकार निश्चित नहीं है, कोई आयतन निश्चित नहीं है, और सबसे अधिक संपीड़न होता है। गैस ही एक ऐसा है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा संपीड़ित कर सकते, दबा सकते हैं। इसका उदाहरण हम डेली लाइफ में देखते हैं, अपना CNG है, LPG है। CNG से जो गाड़ी चलती है तो वो क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस है, वो भी संपीड़ित करके भरा गया है। और जो सिलेंडर में गैस आता है LPG, उसको भी संपीड़ित करके भरा जाता है। यानी गैस को हम क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। और अंतराणुक बल तो बिल्कुल नगण्य होता है। अंतराणुक बल नगण्य होता है, मतलब क्या होता है? इनके कणों के बीच में बहुत ही दूरियां होती है, तभी तो हमने यहाँ सेंट लगाया और 1 सेकंड भी नहीं लगा, बाहर पहुंच जाता है, किसी को पता चल जाता है हाँ हमने सेंट लगाया, है ना। तो यानी इनके जो कण है वो हमेशा बहुत तेज गति करते रहते हैं, ठीक है। इनमें गतिज बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ठोस, द्रव और गैस का पार्ट खत्म होता है। अब ठोस में थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए आप। ठोस आप कहोगे भैया ये तो आपने इसका एग्जाम्पल बताया कि ठीक है ये ठोस है, ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, ये दब नहीं रहा, संपीड़ित नहीं हो रहा है, लेकिन आप वहीं स्पंज को देख लीजिए, सोख्ते को देख लीजिए। सोख्ता तो ठोस है, उसको हमने दबाया तो वो दब गया, अब वो हमारा ठोस है या नहीं है, है ना। रबड़ देखिए, रबड़ को हमने खींच लिया, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसके आकार को हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसको खींच रहे नहीं खींच रहा, लेकिन रबड़ को खींच दिया, खिंच गया। तो रबड़ क्या है हमारा? ठोस है या नहीं है? स्पंज हमारा ठोस है या नहीं है? तो ये सारे भी क्या है? ठोस के ही प्रकार है, ठीक है। अब रबड़ आपने खींच तो लिया, लेकिन जैसे ही रबड़ को छोड़ोगे तो क्या होगा? वापस से अपनी स्थिति में आ जाएगा ना, तो इसलिए वो क्या है? हमारा ठोस है, ठीक है। स्पंज को देख लो, स्पंज में क्या होता है? छेद होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर क्या होती है? हवा भरी होती है। तो जब हम उसको बैठते हैं तो वो दब तो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं तो फिर से वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, तो वो भी हमारा क्या है? ठोस ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये डाउट बिल्कुल मत रखिएगा कि स्पंज क्या है, रबड़ क्या है, ये सारे ही ठोस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन पार्ट, ठोस, द्रव, गैस। अब हम पढ़ते हैं अपना जो हमारा 2 एक्स्ट्रा दिया था, एक प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंस। तो देखो प्लाज्मा कुछ नहीं है, जो हमारा गैस के पार्टिकल थे बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, तभी तो बहुत तेज भागते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा के हैं वो इनसे भी ज़्यादा तेज उत्तेजित होते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना, बस इतना ही देखना है कि अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्तेजित कण होते हैं। अत्यधिक उत्तेजित कण आयनीकृत गैसों के रूप में होते हैं, यानी इनका ये भरे किस में होते हैं? गैसों के रूप में होते हैं, लेकिन वो गैस कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा आयनीकृत होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित कण होते हैं उसमें, ठीक है। तो उससे हमारा क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। अब ये प्लाज्मा पाया कहाँ जाता है? तो इसके देखो उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में और नियॉन बल्ब में। जो पहले आता था ट्यूब लाइट हमारा, फ्लोरोसेंट ट्यूब, उन सब में ये प्लाज्मा पाया जाता था, ठीक है। अब लास्ट आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंस। तो देखो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंस के बारे में थोड़ा सा जान लो। इसको 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है, एक बोस एक आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो यानी जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस ने, उन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी, इस पदार्थ के 5वें अवस्था की खोज की थी। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने उस पर क्या किया था? रिसर्च किया था, और रिसर्च करके भविष्यवाणी की थी कि हाँ कोई ऐसी 5वीं स्थिति भी आ सकती है, ठीक है। फिर 2-3 और वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2001 में, सन 2001 में इस पर रिसर्च किया और इसकी अवस्था को प्राप्त कर लिया था, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। लेकिन अब ये होता क्या है? तो ये देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखो BEC, शॉर्ट में इसको BEC बोलते हैं। BEC का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंस याद रखना। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितनी कम घनत्व वाले गैस को कम तापमान पर ठंडा करना, ठीक है। कि जो सामान्य वायु है उसका 1,00,000वां, सामान्य वायु का घनत्व है हमारा, उसके 1,00,000वें भाग का जो घनत्व होगा उसको कम तापमान पे ठंडा करने पे हमें
BEC प्राप्त होता है। ठीक है, अभी ये आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपके लेवल का नहीं है, बस इसको जितना लिखा है आप उतना ही ध्यान दे दीजिएगा। हायर क्लास में इसको ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट 1 था, क्लास 9 का साइंस 1 का पार्ट 1 मैंने बनाया है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। ठीक है, लिंक में आपको इंग्लिश मीडियम बच्चों के भी, इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। आप वहाँ से इंग्लिश मीडियम का अगर चाहते हैं तो वहाँ से भी मिल जाएगा। बाकी आप इसको देख लीजिए, आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का मेथड। सही लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अगर नहीं समझ में आता है तो आप नोट भी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जैसा भी रिस्पांस होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।